पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे कि रॉल्स के नियम का पालन कहाँ कहाँ नहीं होता है। केस 1 देखे जिसमें डिसोसिएशन हो जाता है सॉल्यूट का। केस 2 हम देखे जब जब इलेक्ट्रोलाइट होता है यानी आयोनाइजेशन हो जाता है सॉल्यूट का। केस 3 हम लोग देखे जिसमें एसोसिएशन हो जाता है सॉल्यूट का। और आज केस 4 और लास्ट केस है ये होना है। जब भी कभी सॉल्यूशन में किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो उस केस में भी रॉल्स के नियम का पालन नहीं होता है। लिखेंगे केस 4, एग्जाम्पल पर हम आपको समझाते हैं वो चीज़। लिखिए केस 4। व्हेन रिएक्शन occurs in the solution। ये थोड़ा अटपटा है लेकिन आप इसको देखिए क्या है। पहले तो आप एग्जाम्पल्स फिगर से समझिए इस बात को। मान लीजिए हम एक बर्तन में कुछ पानी ले लेते हैं। मान लो आप 1 kg वाटर है, इसमें हम ले लेते हैं 1 मोल NaCl। तो NaCl आपका क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। जनरली सॉल्वेंट वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड का कोई रिएक्शन होता नहीं, ये यहाँ पर सिर्फ आयोनाइजेशन हो जाता है। NaCl टूट जाता है Na+ में और Cl- में। लेकिन यदि आप इसमें एक और चीज़ मिला दीजिए, जैसे आप 1 मोल AgNO3 मिला दीजिए, तो ये दूसरा सॉल्यूट हो गया, ट्राइनरी सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्वेंट और 2 सॉल्यूट वाला। NaCl भी पानी में टूटता है Na+ और Cl- में। AgNO3 भी एक्वस होता है, ये भी टूट जाता है Ag+ और NO3- में। तो अब अंदर में जैसे ही ये मिलेगा तो क्या क्या होना स्टार्ट होगा, इसको देखिए आप। AgNO3 के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक्वस होता है। जब भी हम एक्वस लिखें समझ जाइए वो पानी में घुल रहा है। NaCl भी वहाँ पर है, यह भी पानी में घुलता है और यह दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बना देता है AgCl। ये नीचे जाके बैठ जाता है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये पानी में टूटता नहीं है, प्रिसिपिटेट बना देता है। ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और ये प्रोडक्ट देता है NaNO3 और यह एक्वस होता है। अब 2 सॉल्यूट डाले तब नहीं लफड़ा हुआ। जनरली रिएक्शन वाला बात 2 सॉल्यूट के बाद ही होता है। अब ध्यान से सुनिए, रॉल्स ने क्या सोचा और वास्तविकता क्या है। यदि हम तोड़ कर भी समझें तो AgNO3 कैसे टूटेगा? Ag+ में और NO3- में। इसका मतलब ये हुआ कि AgNO3 यदि आप खूब अभी तक समझें तो इसका ये मतलब हुआ कि आप एक नहीं, आपने कितना डाला? 2 पार्टिकल आपने डाला। यहाँ से ये टूटेगा Na+ और Cl- में। तो यहाँ भी एक नहीं, आपने 2 डाला। यानी टूटने के बाद भी यदि हम सोचे तो कितना डाला? 4। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना पर निकलना चाहिए? 4 पर। लेकिन 4 पर निकलता नहीं है, निकलता है ये मात्र 2 पर, क्योंकि जो एक्वस है ये Na+ और NO3- में टूटा हुआ फॉर्म में रहेगा। और जो चीज़ नीचे जाके बैठ गया उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वह तो हेट्रोजीनियस हो गया, अब तो वह तो सॉल्यूशन का हिस्सा ही नहीं है। जो चीज़ नीचे जाकर बैठ गया वह सॉल्यूशन के अंतर्गत आया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में AgCl के किसी भी पार्टिकल को हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वह सॉल्यूशन का पार्ट है ही नहीं। पानी में यदि हम कंकर मिला दें तो क्या आप उसको सॉल्यूशन कहेंगे? वो एक मिक्सचर है, वह सॉल्यूशन नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर सिर्फ सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता है। और हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की ना बात कर रहे हैं। तो जब जब कोई भी चीज़ नीचे जाके बैठ जाए केमिकल रिएक्शन के बाद या नॉर्मली, तो आप तुरंत समझ लीजिए कि जो चीज़ नीचे जाकर बैठा है वह PPT है, यानी प्रिसिपिटेट है, और वह कहीं से सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। उसको हम सॉल्यूट के रूप में भी मान नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में इस पार्टिकल को तो आप कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कंसीडर तो सिर्फ होगा जो घुला है, यानी Na+ और NO3-। यानी हम खूब करेक्शन करके भी आए तो फिर यहाँ पर 4 गो था, रिएक्शन होने के बाद बचा कितना? 2 गो। और इत्तेफाक से इसमें रॉल्स सही हो जाएगा। कैसे? वो सोच रहा है कि हम डाले 1 और 2, और वास्तव में निकल भी रहा है वो चीज़ 2 पर ही। लेकिन एक अंतर है ना, वो जो 2 सोच रहा है वह AgNO3 और NaCl सोच रहा है, जबकि यहाँ पर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल रहा है Na+ पर और NO3- पर।
लेकिन इत्तेफाक से सही हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार ये सही ही हो जाए। हम तो आपको एक आसान एग्जाम्पल लेके ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि यदि किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो तो वहाँ पर भी बातें बदल जाती है। हो सकता है कहीं पर ये 3 हो जाए, 4 से 3 भी तो हो सकता है। तो एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, उसमें देखिए, उतारिए इसको, उस बेंच को सही कर लो तो रेत गिर जाएगा, वो सीधा कर दीजिए। जाके उठ के सही कर लीजिए। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग बात था। अब दूसरा देखिए तो और आपको समझ में आएगा कि बातें कैसे बदल सकती हैं। मतलब यह है कि डिसोसिएशन के पश्चात आप ये सोचिएगा नहीं कि डिसोसिएशन हो गया और हमने सोच लिया कि इतना पार्टिकल टोटल होगा, तो वो भी नहीं होता है। उसके बाद भी कुछ कुछ हो सकता है, और उन्हीं सब चीज़ को हम देख रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ बातें फंस सकती है, कहाँ कहाँ रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होगा। रिएक्शन पर और एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। KiHgI2 के साथ रिएक्शन करता है, ये एक्वस होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K2HgI4 का निर्माण करता है और यह एक्वस होता है। हम जब भी इस तरह से ब्रैकेट में S लिखें सॉलिड, L लिखें लिक्विड, एक्वस लिखें पानी में घुला हुआ, G लिख दें या वेपर लिख दें तो वो गैस होता है। आप यह सब बात छोटा छोटा बात है, आप जानते जरूर होंगे। उतारिए इसको। इस रिएक्शन को हम यदि बैलेंस करें तो यहाँ कितना होगा, 2। अब देखिए सॉलिड है तो यहाँ तो हमको छोड़ना पड़ेगा इसको, बोलिए। सॉलिड है तो इसको तो हम सॉल्यूशन के लिए कंसीडर कर नहीं सकते हैं, लेकिन यही सॉलिड केमिकल रिएक्शन करा देता है। केमिकल रिएक्शन कराने के बाद सोचना पड़ेगा यदि वो एक्वस है तो। यहाँ बताइए Ki कैसे टूटेगा। Ki टूटता है K प्लस में और I माइनस में। तो 2 गो Ki है तो 2 K प्लस और 2 I माइनस, ऐसे ना टूटेगा। तो बताइए टोटल कितना पार्टिकल कंसीडर होगा रिएक्टेंट में, 4। 2 2 4, वो तो सॉलिड है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये टूटता है, कैसे टूटता है आपको तो बताया गया था कल, बताइए कैसे टूटेगा। 2K प्लस और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जैसे है वैसे रहेगा, 2 माइनस। तो एक आयन ये हो गया आपका, एक आयन ये हुआ और 2 आयन ये हुआ, कितना हुआ, 3। निकालने जाएंगे 4 पर और निकलेगा ये 3 पर। क्या दिक्कत है तुमको, खड़ा हो गया बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना, टाइम नहीं है। तो इस तरह से जब जब केमिकल रिएक्शन होगा तब तब बातें उल्टी पड़ेंगी। कभी कभी ये इत्तेफाक से बराबर भी हो जाता है और कभी कभी बराबर नहीं होता है। तो हम तो इत्तेफाक की बात साइंस में कर ही नहीं सकते हैं, हमको तो एक परफेक्ट डाटा चाहिए, एक परफेक्ट वैल्यू चाहिए। उसके लिए अब आपको समझना पड़ेगा कि रॉल्ट ने जहाँ जहाँ गलती किया उन सभी चीज़ों को हम सही कैसे करेंगे। एक और बात, कल जो बोला गया कि मैक्सिमम चीज़ गलत ही है इसमें, तो ऐसा नहीं है कि अब हम कोई नया थ्योरी पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। थ्योरी वही रहेगा, बस उस थ्योरी में एक हल्का सा करेक्शन होगा और सारा चीज़ 100% सही हो जाएगा। यानी जो गलत आप पढ़े हैं वह जाया नहीं जाने वाला है।
एग्जैक्ट उसी में हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम कर देंगे, बस वो सही हो जाएगा। और वो जो काम करेंगे वो समझ के करेंगे, ऐसे नहीं तो फिर समझ में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ तक उतारिए। अब रॉल्ड्स के गड़बड़ी को सही करने के लिए कुछ बेसिक बात है जो आपको समझना पड़ेगा, छोटा छोटा टॉपिक है वो सीखना पड़ेगा, तब जाके आप उसको समझ पाएंगे। तो आप ये रिएक्शन उतार लीजिए और अगला हेडिंग डाल दीजिए VVI लगा के। ये सिर्फ इस चैप्टर तक नहीं, ये बाकी के सब चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ, अच्छा ठीक है हम आपको सुन लेंगे जाते वक्त। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या इसी को आयोनाइ, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं रहेगा ना तो आयोनाइजेशन हो सकता है, सॉरी एसोसिएशन हो सकता है। मैंने क्या हेडिंग डाला है इसको पहले आप समझ लीजिए। दो में से कोई एक चीज़ रहेगा, या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। चूँकि सॉल्यूट के साथ दो बातें होती है, या तो वो डिसोसिएट कर जाएगा नहीं तो एसोसिएट कर जाएगा, और इसी दो केस में रॉल्ड्स के नियम का पालन नहीं होता है, क्योंकि जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन ना हो तो किसी प्रकार का कोई लफड़ा वहाँ पर नहीं है, जैसे शुगर वगैरह, यूरिया, इस सब में। इस टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन इंडिकेट होता है अल्फा से। डिफाइन कीजिए इसको। देखो ये सब एकदम छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट और खतरनाक है। यदि दिमाग से थोड़ा भी स्लिप किया तो केमिस्ट्री के वास्तविकता को तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि इसका रियलिटी क्या है। आप सिर्फ केमिस्ट्री को नहीं समझिए, आप कुछ रियलिटी को भी समझिए। जनरली लोगों के दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शन इस सब चीज़ के प्रति रहता है। अभी जो बात हम बोल रहे हैं शायद आप नहीं समझ रहे हैं, आप टॉपिक पढ़िए, हम बाद में फिर चर्चा करेंगे इसका, लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ moles of reactant used in a chemical reaction for 1 mole of reactant taken for the reaction is called degree of dissociation or association, alpha। डेफिनेशन से ये सब कुछ नहीं बुझाएगा, इसको प्रैक्टिकली देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। प्रैक्टिकल यहाँ तो हम कर नहीं सकते, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा इमेजिनेशन उसके लिए करना पड़ेगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा ये सब बात। शुरू करें बताना। देखिए इधर, मान लीजिए हम एक गिलास पानी लेते हैं और इसमें PCl5 डालते हैं सॉल्यूट के रूप में। वाटर का कोई भी अमाउंट हो सकता है, PCl5 का भी कोई अमाउंट हो सकता है। हम बस आपको कुछ बात बता रहे हैं कि हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट क्या है, PCl5। मान लीजिए कि PCl5 डालने से पहले किसी बर्तन में PCl5 10 मोल था। कितना? यानी हम PCl5 कितना मोल डाल रहे हैं उसमें? 10 मोल। एक्चुअल में PCl5 के साथ क्या है,
PCl5 वाटर में डिसोसिएट कर जाता है PCl3 में प्लस Cl2 में। देखो यहाँ घटना डिसोसिएशन की चल रही है तो बात होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, और यदि एसोसिएशन होता तो रिएक्शन से ही पता चल जाता कि वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। अभी बात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के पर चला जाएगा, लेकिन इंडिकेट दोनों अल्फा से ही होता है, क्योंकि एक केस में कोई एक बात हो सकता है, या तो डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। T बराबर 0, हम कभी भी T0 ले तो आप तुरंत समझ लीजिए ये इनिशियल टाइम है, और इनिशियल टाइम का मतलब यह है कि अभी हम सब जुगाड़ किए हैं, अभी कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ है। जैसे हमने अभी आपको कहा कि PCl5 कितना डालें, 10 मोल, इसका मतलब ये है कि उसका जुगाड़ है कि अभी हम 10 मोल PCl5 उसमें डालने वाले हैं, डाला नहीं गया है, मतलब रिएक्शन नहीं हुआ है, डिसोसिएशन नहीं हुआ है। ऐसे केस में यदि हम 10 मोल इसको लेते हैं तो ये इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट कहलाएगा, और शुरू में जब डाले ही नहीं तो ये दोनों 0। अब मान लीजिए PCl5 डाल दिए, PCl5 डाल के 1-2 घंटा छोड़ भी दिए, तो जैसे ही PCl5 डालेंगे तो ये तो टूटने लगेगा PCl3 और Cl2 में, तब होने लगेगा चेंज समय के साथ, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। मान लीजिए आप कि -5 मोल खर्च हुआ, -5 मोल खर्च नहीं हुआ, 5 मोल खर्च हुआ, जिसको हम इंडिकेट करेंगे -5 मोल से। तो ज़रा बताइए तो ये बनेगा कितना दोनों, 5 +5 +5। जो लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं उनको इसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े उनको परेशानी होगी, तो उनके लिए थोड़ा सा बात सुन लीजिए। रिएक्टेंट खर्च होता है इसीलिए उसके चेंज में हमेशा माइनस लगाया जाता है, और प्रोडक्ट हमेशा बनता है इसीलिए उसके पहले प्लस का साइन लगाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 5, ये मैं अपने मन से मान रहा हूँ कि ये 5 खर्च हो रहा है। अब यही प्रैक्टिकल बात तुमको सीखना है। ये जरूरी नहीं है कि जितना रिएक्टेंट आप लिए वह सारा का सारा खर्च ही हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है खर्च हो भी जाए, हो सकता है खर्च नहीं भी हो सकता है एकदम में खर्च नहीं हो, बिल्कुल ही डिसोसिएशन नहीं हो। यह डिपेंड करता है सॉल्यूट के नेचर पर कि उसका नेचर कैसा है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप सभी आदमी को हम 1-1 हज़ार रुपया देते हैं, देने वाले नहीं हैं, मानने बोल रहे हैं, मान लो जेबी में रख लिया तुम, और तुम सबको एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से कि आप इस 1,000 रुपया का कुछ भी कर सकते हैं, जो करना है आप कर सकते हैं। सब आदमी अपना एक दिन के बाद यहाँ फिर आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि भाई आपके पास कितना कितना रुपया बचा हुआ है या क्या किया उस रुपया का। तो यहाँ बैठे हुए तमाम लोग का शायद रुपया भी अलग अलग तरह का हो, कोई 1,000 में 1,000 खर्च कर दिया होगा, कोई 1,000 में 1,000 बचा लिया होगा, कोई 500 खर्च किया होगा, कोई 200 खर्च किया होगा, कोई 1-2 रुपया खर्च किया होगा, मतलब हो सकता है ऐसा। अब आप ही बताइए कि ये किस बात पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस स्वभाव का आदमी है, मतलब उसका नेचर कैसा है, उसका प्रकृति कैसा है। बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्यूट भी अलग अलग प्रकृति का होता है, अलग अलग नेचर का होता है। किसी का नेचर होता है कंप्लीटली डिसोसिएशन का, किसी का नेचर होता है पार्शियली डिसोसिएशन का, और कुछ तो ऐसा होता है जो डिसोसिएट होता ही नहीं है, जैसे यूरिया। तो ऐसी स्थिति में किस नेचर का वो सॉल्यूट है, वो नेचर ही बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि वो कितना खर्च होने की टेंडेंसी रखता है, कितना प्रवृत्ति रखता है। तो चेंज जब -5 से हुआ तो टाइम t पर, यानी रिएक्शन रुकने के बाद, ये बचा कितना होगा, 10 था, 5 खर्च हुआ तो 5 बच गया ना, 5 बच गया तो ये हम लिख देते हैं 10 - 5, यानी कितना मोल, 5 मोल। ये था 0, 5 बना तो 0 + 5 तो कितना, 5 मोल। ये था 0 + 5 कितना मोल, 5 मोल। अब देखिएगा ध्यान से, हम लिए थे कितना मोल, 10, खर्च कितना मोल हुआ, 5, यानी 10 लिए तो 5 खर्च हुआ, 100 लेते तो कितना खर्च होता, 50। इसका मतलब इसका नेचर आधा खर्च करने वाला है ना। तो
10 लिए तो 5 खर्च हुआ, 1000 लेते तो 500 खर्च होता, 500 लेते तो 250 खर्च होता, क्योंकि इसके नेचर का पता चल गया है कि ये कितना डिसोसिएट करने की टेंडेंसी रखता है। अब हम इसके डेफिनेशन पर आते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। आप किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल कितना मोल यूज कर पाए। यूज करने का मतलब यही है ना कि जितना खर्च हुआ, 1000 रुपया में आप 500 खर्च किए, 500 लौटा के चले आए। आप कितना का उपयोग किए? 500 का उपयोग किए। कितना में? तो आपकी खर्च करने की टेंडेंसी कितनी परसेंटेज में आएगी? 50% में। और यदि हम उसी को फ्रैक्शन में पूछें तो 0.5। फ्रैक्शन का मतलब एक में कितना। एक्चुअल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक फ्रैक्शन होता है, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट टेकन फॉर द रिएक्शन। मतलब आप रिएक्टेंट का 10 मोल लिए, 20 मोल लिए, 30 मोल लिए, इस बात से कोई लेना देना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा ये जानकारी चाहेगा कि आप 1 मोल में कितना खर्च किए। तो यदि आप 10 मोल में 5 मोल खर्च किए हैं, तो क्या 1 मोल को आप नहीं बता सकते हैं कि 1 मोल में कितना खर्च हुआ? इस हिसाब से बताइए तो क्या होगा। 5 खर्च किए और लिए 10, तो कहने का मतलब यह है कि 10 मोल में हम यूज किए 5 मोल, इसीलिए 1 मोल में कितना यूज करेंगे? 5/10। 5/10 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.5, और यही 0.5 अल्फा का क्या कहलाएगा? वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस केस में कहेंगे यदि एसोसिएशन होता तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाता। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां से टेकन मोल कितना है? यूज्ड मोल है 5 और टेकन मोल कितना है? 10। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कौन सी बता रहे हैं? अल्फा ना जी। तो यहां से हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 5/10 कितना? 0.5। हम काहे 5/10 किए, ये समझ में आया? तो ऐसी स्थिति हम इसलिए किए क्योंकि 10 मोल से कितना यूज में आता है? 5। तो 1 मोल से कितना यूज में आएगा? 5/10। तो आपको यहां से नहीं लगता है कि यदि हम चाहें तो आई का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं? क्या होगा फॉर्मूला बताइए तो? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन बाय टोटल टेकन मोल ऑफ रिएक्टेंट। नहीं कह सकते हैं क्या? ये टोटल टेकन मोल है 10 और यूज्ड मोल है 5। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपको मिलेगा तो इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मूला पर उसको लेके चले जाइए, जितना खर्च हुआ उसको ऊपर रख दीजिए, जितना टोटल लिया गया है रिएक्शन के लिए उसको नीचे रख दीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, निकल जाएगा। तो इस काम को तो खैर हम बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ और काम करते हैं। या एक काम करो, आप लिख ही लो, नहीं तो संतुष्टि आपको नहीं होगा। लिखिए तो यहां तक। मिटाएं इसको। यहां तक उतारिए, यहीं पर मिटाएंगे, उधर आ नहीं पाएगा पूरा। यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला बनेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन फॉर द रिएक्शन। लिख दीजिए।
हम लिख देते हैं इसको मिटा के। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट used in a reaction by total number of moles of reactant taken for the reaction। जब भी अल्फा निकालना हो इसका यूज करें। used mole of reactant by taken mole of reactant। अब हम थोड़ा सा काम कर लेंगे वैल्यू ऑफ अल्फा पर। आप में से कोई ये बता सकता है कि अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मतलब अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेकर 1 तक। और अब आप सब वैल्यू का मतलब समझिए कि क्या है। अल्फा का वैल्यू यदि 1 आता है तो ये कब आएगा? जब खर्च किया गया मोल और लिया गया मोल बराबर हो। आप 10 लिए और 10 का 10 खर्च हुआ, यानी 10/10 1 आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है कि आप लिए 10 और खर्च 12 हो गया? इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। और जब अल्फा का वैल्यू 1 आएगा इसका मतलब है कि वहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। यह बात समझ में आ रही है? यदि अल्फा का वैल्यू 0 आता है मतलब आप लिए 10 और रत्ती भर डिसोसिएट नहीं हुआ, खर्च ही नहीं हुआ, तब ना खर्च किया गया मोल, ये जो यूज्ड मोल है वो 0 हो जाएगा। 0/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसका ये मतलब हुआ कि रिएक्शन हुआ ही नहीं, डिसोसिएशन हुआ ही नहीं। और ये जो बीच वाला इंटरमीडिएट वैल्यू होगा 0 to 1 के बीच, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि रिएक्शन हुआ है, कंप्लीटली नहीं हुआ है। कुछ मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है और कुछ मोल बाकी है। और ये कुछ का जवाब उस वैल्यू से मिलेगा जो अल्फा होगा। जैसे अल्फा का वैल्यू 0.2 है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब यही कि एक में आप 0.2 खर्च किए, यानी 20% खर्च हो रहा है। यदि परसेंटेज में बदलें तो 20% खर्च हुआ और 80% रह गया। और अल्फा इसका अल्फा का वैल्यू यदि 0.8 है तो एक में 0.8 खर्च होता है तो 100 में कितना होगा? 80%। यानी 80% खर्च हो रहा है, 20% वो बच रहा है। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि उस रिएक्टेंट का या उस सॉल्यूट का नेचर कैसा है, कितना हद तक वो टूट रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितना होगा और ये कब होगा? फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन और फॉर कंप्लीट रिएक्शन। ब्रैकेट में आप लिख देंगे फॉर अल्फा का वैल्यू 1 होगा कब? फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन और एसोसिएशन और रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन का मतलब ही है कि जितना रिएक्टेंट लिए सब का सब खर्च हो गया। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इट मीन्स डिसोसिएशन डज नॉट अकर्स। क्या कुछ दिक्कत है क्या पीछे? मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू 0, क्या मतलब इसका? डिसोसिएशन हुआ ही नहीं। अब बताइए अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई किया? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो कभी भी आप अल्फा का वैल्यू यदि कैलकुलेट कर रहे हो और ये वैल्यू 0 से कम आ जाए या 1 से ज़्यादा आ जाए तो समझ लीजिए आप कुछ ना कुछ वहाँ गलती कर बैठे हैं। लिखा हुआ है यहाँ रिएक्शन डज नॉट अकर।
रिएक्शन डज नॉट अकर और डिसोसिएशन डज नॉट अकर, एसोसिएशन डज नॉट अकर, जो भी है उसका आप मतलब समझ रहे हैं। तो ये था एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा इसे देखो इधर, NaCl के लिए यदि अल्फा का मान 1 हो, बताइए तो आप इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब है कि यदि हम इसको पानी में डालेंगे ना, 10 डालेंगे 10 टूटेगा, 100 करोड़ डालेंगे 100 करोड़ टूटेगा, जितना डालेंगे सब टूटेगा, मतलब जितना लेंगे उतना खर्च होगा, तभी ना अल्फा का वैल्यू 1 होगा। अल्फा का वैल्यू जैसे ही पॉइंट में आए समझ लीजिए पार्शियल डिसोसिएशन चल रहा है या आयनाइजेशन चल रहा है। अब इस सारे थ्योरी को जो गलत है उसको सही करेगा ये टॉपिक, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर यही इंडिकेट होता है आई से। जितना बात पढ़े हैं सब वही रहेगा, सिर्फ ये आई लग जाएगा उधर और सबको सही कर देगा। हेडिंग पूरा है, लिखिए नीचे रो देखिए। शुरू करें लिखाना। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस, total number of moles of solute produced after dissociation, after dissociation or association, after dissociation or association by 1 mole of solute, by 1 mole of solute is called Van 't Hoff's factor. Is called Van 't Hoff's factor. इधर देखिए, बाद में हम इस डेफिनेशन पर फिर आएंगे, पहले आप इसको देखिए। PCl5 ये सारा सेटअप तो आप समझ ही रहे हैं क्या था नहीं है। रिएक्टेंट कितना लिया गया बताइए तो 10। रॉल्ट्स अपने नियम के अनुसार यदि चलेंगे तो यहां पर वो कितना पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे 10 पर। बताइए तो उनसे क्या गड़बड़ी हो जाएगा यहां यदि वो 10 पर कैलकुलेट करेंगे तो 10 पर कैलकुलेट करेंगे तो उनके हाथ में वो 10 था, बर्तन में जाने के बाद वो 10 नहीं रहा, कितना हो गया बताइए तो 5 नहीं 15 हो चुका है। आप सॉल्यूशन में PCl5 डाले 10, तो 10 में से 5 टूटा, 5 टूटा तो 5 मोल बना PCl3, 5 मोल बना Cl2, तो वो भी तो सॉल्यूशन में ही रहेगा। और 5 में जो खर्च हुआ था, 10 में जो खर्च हुआ था 5, तो बच भी न गया था 5। यानी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कितना है बताइए तो वो 15 है। अरे 5 मोल ये बचा हुआ है वो भी सॉल्यूशन में ही है, ऐसा थोड़ी है कि जो खर्च हुआ वो ठीक है बाकी को आप निकाल लिए, तो आप डाल चुके हैं उसमें। 10 में से 5 खर्च हुआ, 5 बचा हुआ है, यानी PCl5 का 5 बचा हुआ है, और 5 मोल बन गया PCl3 और 5 मोल बन गया Cl2, और सब तो सॉल्यूशन में ही है। तो ऐसी स्थिति में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 10 पर नहीं बल्कि 15 पर कैलकुलेट होगा, तब जाके सही वैल्यू आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो रॉल्ट ने यही गलती कर दिया, उन्होंने सोचा 10 डाले 10 पर निकलेगा, जबकि 10 आप डाले ना, अंदर में जाने के बाद वो कुछ कुछ कारनामा कर दिया है और अपने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को बढ़ा या घटा लिया है। यहाँ डिसोसिएशन चल रहा है तो बढ़ा लिया है, तो बढ़ाया, तो बढ़ने के बाद क्या वैल्यू है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बढ़ने के बाद ये 5 बना, ये 5 बना, ये बच गया था 5, 5 + 5 + 5 15। क्या नो तुमको नींद आ रहा है छोटू? खड़े हो जाइए, आपके पीछे येलो टी शर्ट के पीछे, हाँ जी, आप नींद ले रहे हैं?
नहीं ले रहे हैं? PCl5 को यदि हम पानी में डालेंगे तो ये रॉल्ट के नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा? पहला दिन आए हैं क्या? कितना दिन से आ रहे हैं? हाँ, डेली आ रहा है। NaCl को यदि पानी में डालेंगे तो ये रॉल्ट के नियम का पालन करेगा या नहीं? नहीं करेगा पालन। और यदि कर गया तो काहे नहीं करेगा पालन? चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, क्यों नहीं पालन करेगा ये? रॉल्ट्स के नियम को क्यों नहीं फॉलो करेगा ये? रॉल्ट्स लॉ को क्यों फॉलो नहीं करेगा ये? बताइए जल्दी। Why NaCl does not follow Raoult's law of any colligative property? नहीं पता है आपको? पता है, बताइए। हम इंतजार कर रहे हैं आपकी बातों का, आंसर का। कल आए थे कि नहीं आए थे? कल भी नींद ले रहे थे क्या? तो बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। तुम सबको पता है ये क्या होगा? जवाब दो तो। ये पानी में जाके टूट जाता है Na+ और Cl- में। यहीं से तो बताए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या गड़बड़ी है। कहाँ ध्यान रहता है आप लोगों का? बैठिए, ऐसे पढ़िएगा तो एकदम टॉपिक कर जाइएगा। क्यों कोई तुमको इतना मन से पढ़ाए? तो सुनिएगा ध्यान से। अब रॉल्ट निकालेगा 10 पर, जबकि वास्तव में निकलना कितना पर चाहिए? 15 पर। अब आप बताइए तो दोनों के वैल्यू में, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में कितना गुना का अंतर आ जाएगा? 1.5 गुना का अंतर आ जाएगा। अरे निकालेगा 10 पर, निकलना चाहिए 15 पर, तो जितना वैल्यू में अंतर है उतना गुना का अंतर आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का। तो यहां पर हम लिखते हैं टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 5 + 5 + 5 यानी कितना? 15 मोल। टोटल टेकन मोल कितना है? 10। तो अब आप ही बताइए कि 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूट? 15। It means 1 moles of solute produce 15 by 10 moles of solute. 15 by 10 is equal to 1.5. 1 moles of solute, it means 1 mole of solute produce 1.5 mole of total solute. It means value of I is 1.5. आप अभी तुरंत जो लिखे हैं डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के अनुसार लिखे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय नॉट 10 मोल, बाय 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल कितना प्रोड्यूस करता है वही कहलाता है 1 मोल सॉल्यूट टोटल कितना प्रोड्यूस करता है वही कहलाता है आई। 10 मोल प्रोड्यूस किया 15 मोल, तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 15/10 यानी 1.5। लिखिए यहां तक। तो यहां से आई बराबर हो जाएगा, पहले आप लिखिए पूरा यहां तक लिखिए, तो एक लाइन का है, बात लिख के खत्म करें। क्या हुआ? हाँ हाँ, यहां से लेके यहां तक पूरा लिखना पड़ेगा फिर से आपको। वो बात जो आप लिख रहे थे वहां था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, यहां जो बात चल रही है यह चल रहा है वांट ऑफ फैक्टर के लिए। तो आपको तो पूरा सेटअप लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि 10-15 आया कहाँ से। तो यहां से हम कह सकते हैं 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस 15 मोल्स
देन 1 moles ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस 15/10 moles। और 1 mole सॉल्यूट जितना प्रोड्यूस करता है वही क्या कहलाता है? आई। इट मीन्स आई का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा? 1.5। अब आप देखिए आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गया ना, तो आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ सकता है। किसका वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है? अल्फ़ा का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, आई का वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है, और आई का वैल्यू 1 भी हो सकता है। कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, कब 1 के बराबर होगा, इस सब बात पर हम चर्चा करेंगे। उसके पीछे क्या कंडीशन होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सिर्फ आई के वैल्यू से आपको सारा बात समझ में आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आई निकाले आप कैसे? 15/10 करके, हाँ या ना? तो आई के लिए एक फॉर्मूला लिखा जा सकता है। 15 क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, या एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन, बाय टोटल टेकन मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या कोई दिक्कत है इसमें? यानी आई निकालना हो तो कितना प्रोड्यूस हुआ टोटल वो लिख दीजिए, टोटल कितना लिए वो लिख दीजिए, गुना भाग कर दीजिए, जो करना है। हम देखिए यहाँ पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन दोनों लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ डिसोसिएशन वाला बात हुआ था ना एग्जाम्पल में, लेकिन जब एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन भी लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 10 मोल डिसोसिएट हुआ तो डिसोसिएट होकर 15 किया, आपको नहीं लगता है कि कोई चीज़ डिसोसिएट होगा तो नंबर को बढ़ा देगा? तो 10 से हो गया 15। अच्छा एसोसिएट होगा तब क्या होगा? घटा देगा, तो 10 से हो जाएगा 5। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आई का वैल्यू 1 से घट जाएगा? और जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो ही नहीं तब वो 1 हो जाएगा, तब उस समय वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन 10 रहा, लिए भी 10। 10/10 कितना हो गया? 1। यही सब बात नहीं यूरिया वगैरह में होता है। इसको डिटेल में आप कल देखिएगा, अभी तो इसको रोकना पड़ेगा। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन फॉर द रिएक्शन और टेकन इन सॉल्यूशन, या डायरेक्ट लिख देते हैं टोटल टेकन मोल। अपने तरीके से जो सही लगता है आप लिख लीजिए। कल हम लोग काम करेंगे वैल्यू ऑफ आई पर। कल छुट्टी है, सॉरी संडे है ना, कल संडे को छुट्टी ही रहेगा। सप्ताह में तो एक दिन आराम चाहिए ही, आपको भी और मुझे भी। या बहुत तीव्र इच्छा हो यदि पढ़ने का, तो हम बैठे ही रहते हैं, पढ़ा सकते हैं। अरे ऐसे मजाक किया, सीरियस ले लिया।